हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 1 राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं राजपूत एज की, राजपूत काल की, जिसमें राजपूत समय में आए गए न्यू रूलर्स, नए राजा और उनके राज्यों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा चैप्टर में। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी वीडियोस में मैं इसी बुक के स्टैंडर्ड 7 के काफ़ी सारे चैप्टर्स का ट्रांसलेशन और उनकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो आज मैं इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको समझाने जा रही हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा आपको इसी चैप्टर की एक्सरसाइज। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी चैप्टर के एक्सरसाइज सभी आपको इजी वे में मिल सके। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। राजपूत समय, राजपूत काल, नए राजा और उनके राज्य। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 years between 700 AD to 1200 AD, Rajput era was established in major part of North India and South India. भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पे? साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में 500 वर्षों की अवधि के दौरान, मतलब 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच राजपूत युग की स्थापना हुई थी। किस जगह पर राजपूत युग की स्थापना हुई थी? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में। दे केप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव। उन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति को जीवित रखा। लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट दीज स्मॉल एंड लार्ज येट सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स, वेयर दे वर लोकेटेड एंड हाउ दे वर। ओके, आइए जानते हैं अब हम इन छोटे और बड़े जो अभी तक के जो महत्वपूर्ण राजपूत राज्य हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वो कहाँ पे स्थित थे और कैसे थे। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजपूत स्टेट्स के बारे में, राजपूत राज्यों के बारे में कि राजपूत राज्य कहाँ कहाँ थे और कैसे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हर्षवर्धन पीरियड। अब हम हर्षवर्धन के काल से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पे एम्पीरियर हर्षवर्धन की फोटो दी गई है। सम्राट हर्षवर्धन, एम्पीरियर का मीन्स मतलब होता है सम्राट के। हर्षवर्धन पीरियड। इन द 7th century after the death of Harshvardhan, his vast empire was divided into small independent state in North India. 7वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उसका विशाल साम्राज्य उत्तर भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। जो हर्षवर्धन का बहुत बड़ा राज्य था, उसकी मृत्यु के बाद में वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में। सिमिलरली इंडिपेंडेंट स्टेट वर फॉर्म्ड इन साउथ इंडिया। इसी तरीके से स्वतंत्र जो राज्यों की स्थापना साउथ इंडिया में भी हुई। ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी द्वितीय, दिस पीरियड ऑफ द मिडिल एज इज कॉल्ड द राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। दक्षिण भारत में भी पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद, जो वहाँ का राजा था पुलकेशी द्वितीय, उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। अब मध्यकाल के इस काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग कहा जाता है। मध्यकाल के द पीरियड ऑफ मिडिल एज, मध्यकाल के इस काल को क्या कहा जाता है? राजपूत एरा। 7th century में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तरी भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, और जब पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हुई साउथ इंडिया में तो यहाँ पे भी जो राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से अब आया राजपूत काल। नाउ दिस, ये भी जानिए आप, द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। जो राजा का पुत्र उसे कहते हैं राजपुत्र। एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्ड्स, दे वर 36 क्लेड ऑफ राजपूत इन द 14th century। जो भट्ट उनके वर्णन के अनुसार ये कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में राजपूतों के 36 कुल थे। राजपूतों के कितने कुलों का डिस्क्रिप्शन किया गया है? 36 कुलों का।
राजपूत वर ब्रेव सो देयर रीजन लास्टेड लॉन्ग। राजपूत बहादुर थे इसीलिए उनका शासन लंबे समय तक चला। जो राजपूत नाम से ही, जैसे हम लोग अभी भी सुनते हैं कि राजपूत, राजपूत मीन्स ब्रेवरी, ये माना ही जाता है कि राजपूत है तो ताकतवर होगा ही। राजपूत वर ब्रेव सो देयर रीजन लास्टेड लॉन्ग, इसी कारण से उनका शासनकाल काफ़ी समय तक चला। दे केप्ट देयर प्रोमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर भी अपने वादों को निभाया। वे जो राजपूत होते हैं ना, वो अपने जो वादे होते हैं ना, वादे के बहुत ही पक्के होते हैं। राजपूत जो वादा करते हैं वो उसे पूरा करते ही है। दे वुड रेदर डाई देन शो देयर बैक टू एनिमी। वे मर जाते हैं पर दुश्मनों को अपनी पीठ कभी नहीं दिखाते हैं। दे वर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण्स। वो जो ब्राह्मण है और जो गायें होती है उनके सुरक्षा करते हैं, उनके रक्षक होते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है? राजपूतों के बारे में। तो यहाँ पे दे जो है वो राजपूतों के लिए यूज़ किया गया है। दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडर्स एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करने वालों की रक्षा करेगा। दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटनेस इवन इन द बैटल। उन्होंने युद्ध में भी कभी अधर्म का आचरण नहीं किया। अनराइटनेस का मतलब होता है अधर्म का आचरण नहीं किया, अधर्म। राजपूत वुमेन, अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए राजपूत वुमेन के बारे में। राजपूत वुमेन वर फेमस फॉर देयर वैलर। राजपूत जो महिला है वो भी उनकी वीरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड टू द वार फ्रंट हैप्पीली। उन्होंने अपने बेटों और पतियों को खुशी खुशी युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उन्होंने, जो राजपूत महिला है, उन्होंने अपनी सुरक्षा की कभी भी परवाह नहीं की। इफ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड विद स्वॉर्ड इन देयर हैंड। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ सच ब्रेव वुमेन। अगर ज़रूरत पड़े तो जो राजपूत महिलाएं हैं वो भी युद्ध में तलवारें लेकर के निकल जाती थी। इसके हमारे सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। थिंक, थिंक मीन्स सोचिए। वाई डिड द राजपूत वुमेन स्टडी स्क्रिप्चर्स and learn to use weapons, which are the various fields in which today's women should study and for what purpose? सोचिए, राजपूत महिलाओं ने शास्त्रों का अध्ययन क्यों किया और हथियार चलाना क्यों सीखा? वे कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें आज भी महिलाओं को अध्ययन करना चाहिए और किस उद्देश्य से अध्ययन करना चाहिए? इसके बारे में आप सोचिएगा ज़रूर। इसके बारे में स्क्रिप्ट बनाइएगा और अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम। इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर आर इंटेंस ऑफ ब्रेवरी, कॉरेज एंड heroism of Rajput. The Rajput defended India from foreign invasions of about 500 years. Let us study about such Rajput dynasties. देखिए, भारत के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की वीरता, साहस और वीरता के उदाहरण मिलते हैं। मिडवेल हिस्ट्री अगर हम पढ़ने जाते हैं तो उनकी वीरता के, उनके साहस के काफ़ी सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। राजपूतों ने लगभग 500 वर्षों तक विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा की। आइए ऐसे राजपूत राजवंशों के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। राजपूत डायनेस्टीज मतलब राजपूत राजवंश। India was divided into many small and large provinces in late 7th century with the rise of feudal power. Many Rajput dynasties emerged in the country. This time is called the Middle Age. We will study to the state of North and South India of that time. 7वीं शताब्दी के अंत में सामंती शक्ति के उदय के साथ, कौन सी शक्ति का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी के अंत में? सामंती शक्ति। सामंती शक्ति के उदय के साथ में भारत कई छोटे और बड़े प्रांतों में विभाजित हो गया था। देश में कई राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। मैनी राजपूत डायनेस्टीज एमर्ज्ड इन कंट्री। काफ़ी सारे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इस समय को मध्य युग कहा जाता है। देखिए, दिस इज कॉल्ड द मिडिल एज।
हम उस समय के उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का अध्ययन करेंगे। अब हम उस समय के उत्तर और दक्षिण राज्यों का अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की स्टेट के बारे में, उत्तर भारत के राज्य। After the decline of Gurjar Pratihar kingdom, various states were established which included Gadwal state of Kannauj, Chandel of Bundelkhand, the Parmar kingdom of Malwa, the Chalukya kingdom of Anhilwar, Chedi kingdom of Dahal, the Chauhan kingdom of Shakambhari, the Gohil kingdom of साउथर्न राजस्थान। इसमें जो किंगडम है उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से किंगडम कहाँ कहाँ पे थे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, आफ्टर द डिक्लिन ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें अभी हमने पढ़ा, उसका मैं वापस बता देती हूँ, जिसमें कन्नौज के गढ़वाल राज्य, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार साम्राज्य शामिल थे, अनहिलवाड़ का चालुक्य साम्राज्य, दहल का चेदी साम्राज्य, शाखंभरी का चौहान साम्राज्य, दक्षिणी राजस्थान का गोहिल साम्राज्य। ये सब दक्षिणी राजस्थान के हैं, किंगडम ऑफ साउथर्न राजस्थान। चंद्रदेव फाउंडेड द गढ़वाल किंगडम। जो गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। ही मेड काशी अनदर कैपिटल बिसाइड कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के बाद वहाँ का उसने कन्नौज के अलावा काशी को भी एक राजधानी बनाई। रूलर्स लाइक मदन चंद्र, गोविंद चंद्र वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में, इस राजवंश में कौन कौन से राजा हुए थे? मदन चंद्र और गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मैजेस्टिक एंड वैलियंट किंग ऑफ द क्लेन। गोविंद चंद्र कबीले के सबसे प्रतापी और बहादुर राजा थे। ही प्रिवेंटेड द इन्वेंशन ऑफ गजनी एंड रिनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। उसने गजनी के आक्रमण को रोका और कई बौद्ध मठों का जीर्णोद्धार करवाया। अदर रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडेड चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। नॉर्थ इंडिया के और भी राज्य देख लीजिए यहाँ पे, चंदेल रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। लेटर दिस स्टेट ऑफ चंदेल ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज नॉन जजेका भुक्ति। उत्तर भारत के अन्य शासकों में बुंदेलखंड के चंदेल शासक शामिल हैं। बाद में बुंदेलखंड क्षेत्र के चंदेल के इस राज्य को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया था? जेजाक भुक्ति के नाम से। किसको जाना गया था? बुंदेलखंड। किसको जाना गया था? बुंदेलखंड को। देयर वर ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीर देव इन दिस स्टेट। इसमें और भी काफ़ी सारे रूलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत महान थे। वो थे यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीर देव। ये सभी इस राज्य के महान शासक थे। चंदेल डायनेस्टी होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। जो चंदेल डायनेस्टी है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंदेल डायनेस्टी होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस। महत्वपूर्ण स्थान है चंदेल डायनेस्टी का इंडियन हिस्ट्री में। खजुराहो, कालिंजर एंड महोबा वर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ चंदेल। चंदेल की इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी? खजुराहो, कालिंजर और महोबा। खजुराहो became famous as a place of pilgrims due to its magnificent temple. Chandel built a decorated great religious building and reservoir in बुंदेलखंड। खजुराहो अपने भव्य मंदिरों के कारण तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चंदेलों ने बुंदेलखंड में महान धार्मिक भवनों का और जलाशयों का निर्माण करवाया था। इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं। देखिए,
Since ancient time, the region of Malwa has been known as अवंती और उज्जैनी। प्राचीन काल से मालवा के क्षेत्र को अवंती और उज्जैनी के नाम से जाना जाता रहा है। कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी इन 820 AD। 820वीं ईस्वी में कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी, परमार वंश की स्थापना की। परमार वंश की स्थापना 820 में कृष्णराज के द्वारा की गई। अगर प्रश्न आता है तो उसका जवाब जरूर लिखिएगा आप कि परमार डायनेस्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो कृष्णराज फाउंडेड परमार डायनेस्टी इन 820 AD। द परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर लाइक परमार डायनेस्टी, जो परमार वंश है उसमें काफ़ी सारे ग्रेट रूलर हुए हैं, जैसे सियूक, मूंज, भोज एक्सेट्रा। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी। जो किंग भोज है वो परमार डायनेस्टी के सबसे महान शासक थे। ही वॉज पॉपुलर एज एन आइडियल किंग इन इंडिया। वह भारत में एक आदर्श राजा के रूप में भी लोकप्रिय थे। राजा भोज established a college of Dharanagari. He established a beautiful city named Bhojpur, which was surrounded by small hills. Many Rajput chiefs of Chauhan or Chahman dynasty ruled in different parts of Gujarat and Rajasthan. राजा भोज ने धर्मनगरी में कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने भोजपुर नामक एक सुंदर नगर की स्थापना की जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौहान या चहमान वंश के कई राजपूत प्रमुखों ने गुजरात और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में शासन किया। गुजरात और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में चौहान और चहमान राजाओं ने शासन किया। वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दीज रूलर रूल्ड इन शाकंभरी इन द 8th सेंचुरी। इन शासकों की एक शाखा ने 8वीं शताब्दी में शाकंभरी में शासन किया था। शाकंभरी इज द प्लेस, शाकंभरी एक प्लेस है लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर, जो अजमेर के उत्तर में स्थित है। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चौहान एंड चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। जो वासुदेव है वो वासुदेव वॉज द फाउंडर। वासुदेव जो है वो फाउंडर हैं चहमान और चौहान डायनेस्टी इन ऑफ शाकंभरी। शाकंभरी के चौहान और चौहान वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? वासुदेव को। इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th century, Ajayras sat on the throne of Shakambhari. He established a town named Ajaymeru, which was later or known as अजमेर। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजयराज शाकंभरी के सिंहासन पर बैठे। अजयराज कहाँ पे बैठे? शाकंभरी के सिंहासन पर। फिर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक टाउन की स्थापना की जिसका नाम था अजयमेरु। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? अजमेर। द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जयसिंह वॉज मैरिड टू अर्नोराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। गुजरात के सोलंकी राजा की राजकुमारी सिद्धराज जयसिंह का विवाह चौहान वंश के अन्नूराज से हुआ था। आफ्टर हिम, इसके बाद ही सन सोमेश्वर, इनके बेटे सोमेश्वर चौहान केम टू द थ्रोन, शासन में आए, उनको राजा बनाया गया। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन पृथ्वीराज द्वितीय। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन पृथ्वीराज तृतीय। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय हुआ। पृथ्वीराज थर्ड होल्ड अ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पृथ्वीराज तृतीय जो है उनका अपने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड शिहाबुद्दीन गौरी इन द तराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1119 AD। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में थानेश्वर और करनाल के बीच तराई के मैदान में शिहाबुद्दीन गौरी को हराया था। कौन से मैदान में हराया था? तराई के मैदान में। ये तराइन के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है।
After this, Prithviraj Chauhan was defeated in 1192 AD and Muslim power rose to the throne of Delhi. इसके बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मुस्लिम सत्ता दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। जब पृथ्वीराज चौहान हारा 1192 में, तो उसके बाद में मुस्लिम पावर दिल्ली की गद्दी पर बैठी। हैंस द बैटल ऑफ तराई इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। इसीलिए तराइन के युद्ध भारत के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। द रूलर ऑफ गुजरात हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राजपूत एरा। गुजरात के शासकों का राजपूत युग में महत्वपूर्ण स्थान है। गुर्जर वॉज अ किंगडम ऑफ प्रतिहार्स इन द 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। अराउंड द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी वनराज चावड़ा फाउंडेड अनहिलवत पाटन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती इन 756 AD। 8वीं शताब्दी के मध्य में वनराज चावड़ा ने अनहिलवाद पाटन की स्थापना की। अनहिलवाद पाटन की स्थापना किसने की थी? वनराज चावड़ा ने 756 ईस्वी में सरस्वती की नदी के तट पर। यह एक आम धारणा है कि इट इज़ अ कॉमन बिलीफ दैट वनराज चावड़ा नेम्ड द न्यू टाउन अनहिलवाद पाटन आफ्टर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अनहिल भरवाड़। जो अनहिलवाद नाम रखा गया था, ये किस नाम से रखा गया था? ऐसा कहा जाता है जो चावड़ा राजा थे उनके बचपन के दोस्त थे अनिलवाद भरवाड़, और उसी के नाम पे इन्होंने अनिलवाद नेम रखा। एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वर रूल्ड बाय द चावड़ा डायनेस्टी। और इसी समय सौराष्ट्र में और कच्छ में किसका शासन था? चावड़ा वंश का। कोरोनेशन ऑफ वनराज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनिलवाद पाटन। वनराज का राज्याभिषेक और अनिलवाद पाटन की स्थापना इस चित्र में बताई गई है। देखिए, कोरोनेशन ऑफ वनराज का राज्याभिषेक एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनिलवाद पाटन, और पाटन की स्थापना। दे इंक्लूडेड वधवन, दीव, ओखमंडल, पाटगढ़, भद्रवती एक्सेट्रा। इनमें वाधवन भी शामिल थे। दीव, ओखमंडल, पाटगढ़, भद्रावती आदि भी इसमें शामिल थे। अमंग ऑल दीज रूलर द रूल ऑफ सोलंकी किंग आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ राजपूत रेजिमी। इन सभी शासकों के में सोलंकी राजाओं का शासन राजपूत शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। ये जो राजाओं का शासन है, राजाओं का वंश है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान स्वर्ण युग कौन से वंश का माना जाता है? सोलंकी, चालुक्य वंश का, जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लेन इंक्लूड मूलराज इज पावरफुल रूलर्स मीन्स इस वंश के शक्तिशाली शासकों में शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे? मूलराज, भीमदेव फर्स्ट, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव सेकंड, ये सभी इसके शक्तिशाली शासक थे। किसके? चालुक्य वंश के, सोलंकी वंश के। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी किंग गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली prosperous. उदयमती डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़। इस वंश के शक्तिशाली शासकों के, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताया है, इसके बाद में जूनागढ़ के शासक सोलंकी राजाओं के शासन के दौरान गुजरात आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। जो गुजरात में हम सोलंकी शासक की बात करते हैं, तो इस समय में जो गुजरात था वो इकोनॉमिक की, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कैसा था? विकसित था। उदयमती डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़ रा खेंगार वॉज मैरिड टू भीमदेव फर्स्ट। सोलंकी जो उदयमती हैं वहाँ के राजा है जूनागढ़ के राव खेंगार, उनकी शादी, उस राजकुमारी की शादी की गई थी भीमदेव फर्स्ट सोलंकी के साथ में। रानी उदयमती बोल्ड द वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल। रानी की वाव, रानी उदयमती ने क्या बनाया था? वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल।
जिसका नाम क्या है? रानी की वाव। रानी की वाव, यस, इन पाटन विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को, जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मतलब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। रानी की वाव जिसे किसने बनाया था? रानी उदयमती ने बनाया था। ओके। मीनल देवी वॉज द आइडियल क्वीन मदर। इसमें मीनल देवी की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक आइडियल क्वीन मदर थी। शी डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव जस्टिस टू द पीपल। शी डिड लॉट्स ऑफ थिंग, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी बातें की। सिद्धराज जयसिंह की माता मीनल देवी आदर्श रानी माँ थी, उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के बहुत कुछ किया। मीनल देवी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक आदर्श माँ थी और उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत कुछ किया था। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड मालव लेक इन धोलका। सोमनाथ में तीर्थ यात्रा कर रोकने के साथ साथ ढोलका में मानव झील का निर्माण करना उनका निर्णय था। जो मीनल देवी ने क्या किया था सोमनाथ में, एक तो टैक्स रोक दिया था उन्होंने। कौन सा टैक्स रोका था? तीर्थ यात्रा टैक्स। कौन सा टैक्स रोका था? तीर्थ यात्रा टैक्स, पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा टैक्स, जो सोमनाथ में लगाया जाता था वो मीनल देवी ने रोक पाया था। इसी के साथ एक मानव निर्मित झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम है धोलका। ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ सिद्धराज जयसिंह कलेश्वरनज हेमचंद्राचार्य जी कंपोज्ड अ ग्रामर बुक नेम्ड सिद्धम शब्दानुशासन। सिद्धम शब्दानुशासन किसने लिखी है ये किताब? हेमचंद्राचार्य ने सिद्धम अनुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। क्या की है? व्याकरण ग्रंथ। कौन सा? सिद्धम अनुशासन, जिसकी रचना किसने की है? हेमचंद्राचार्य ने। व्हेन द प्रोसेसन ऑफ दिस स्क्रिप्चर वॉज कैरिड आउट ऑन एन एलिफेंट in the town, the king of Patan walked along with the people. जब नगर में एक हाथी पर इस शास्त्र की शोभा यात्रा निकाली गई तो पाटन के राजा प्रजा के साथ चल पड़े थे। जब ये जो हम शब्द अनुशासन जो है, सिद्ध शब्दानुशासन, ये शास्त्र लिखा गया था व्याकरण का, तो जब इसकी यात्रा हाथी के ऊपर निकाली गई थी तो वहाँ के जो राजा थे वो भी उसके साथ प्रजा के साथ में चल दिए थे। कुमारपाल ऑल्सो वर्कड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। कुमारपाल ने भी जन कल्याण के लिए काम किए। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्राचार्य, बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग एनिमल slaughter in the state and issued strict instruction for non-violence. Hemchandracharya ji has enhanced the prestige of the king by writing the book कुमारपाल चरित्र। वे आचार्य हेमचंद्राचार्य से अधिक प्रभावित थे। कौन थे? कुमारपाल जो है वो हेमचंद्राचार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे। किससे थे? आचार्य हेमचंद्राचार्य से। उनसे प्रेरित होकर कुमारपाल ने राज्य में जुआ, पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। गैम्बलिंग मतलब जुआ, एनिमल स्लॉटर मतलब पशुवध पर प्रतिबंध लगाया और अहिंसा के सख्त निर्देशी बन गए। हेमचंद्राचार्य जी ने कुमारपाल चरित्र पुस्तक लिख करके राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका क्या होता है? उनके ऊपर बुक लिखना, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर उनके ऊपर बुक लिख करके क्या किया कि हाथी के ऊपर उस शास्त्र को पूरे राज्य में घुमाया गया। अजयपाल बिकेम द रूलर ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल। कुमारपाल के बाद पाटन के जो शासक बने अजयपाल। After reign of about 4 years, his son
मूलराज सेकंड बिकम द रूलर ऑफ गुजरात। फिर इसके बाद में मूलराज सेकंड जो है वो गुजरात के शासक बने। मूलराज सेकंड डिफीटेड शिहाबुद्दीन गौरी एट अ यंग एज व्हेन ही इन्वेडेड गुजरात अराउंड 1178 AD। नाडोल चहमान रूलर कलहन एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प्ड हिम इन दिस फाइट। देखिए कुमारपाल के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसके बाद में वहाँ पे कौन आया था, मूलराज सेकंड। फिर मूलराज सेकंड ने शिहाबुद्दीन गौरी को कम उम्र में ही हरा दिया था। ये देखो उनकी उपलब्धि, जब उसने 1178 ईस्वी में के आसपास में गुजरात पर आक्रमण किया शिहाबुद्दीन गौरी ने, तो नाडोल के चहमान शासक, नाडोल के कौन से शासक, चहमान शासक कलहन और उनके भाई कीर्तिपाल ने इस लड़ाई में जो ये मूलराज द्वितीय है उनकी मदद की थी। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था राजपूत राजाओं के लिए। As the power of Solanki rulers weakens, the Waghela dynasty came to power on throne of Gujarat। जैसे ही सोलंकी शासकों की शक्ति कमजोर होती गई, गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश की सत्ता आ गई। अब जैसे सोलंकी की सत्ता कम हुई तो किसकी आ गई, वाघेला की। लेकिन सबसे जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कौन से शासक का, कौन से वंश का कहा जाता है, सोलंकी वंश का, जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम वाघेला वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाघेला वर लॉयल नोबल ऑफ सोलंकी किंग। वाघेला सोलंकी राजाओं के वफादार रईस थे। जो वाघेला थे ना वो सोलंकी राजाओं के वफादार रईस हुआ करते थे। सोलंकी किंग गेव विलेज नेम्ड व्याघ्रापल्ली टू अर्नोज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। सोलंकी राजाओं ने उनकी सेवाओं के बदले में अनुराज को व्याघ्रपल्ली नामक गांव दिया था। हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड वाघेला आफ्टर द नेम ऑफ विलेज। उनके वंशज गांव के नाम पर वाघेला कहलाते थे। वाघेला कौन, वाघेला जिनको राजा ने अपना गांव दिया था, फिर उन्हें किस नाम से, उस गांव के नाम पर ही उन्होंने अपनी सरनेम रख दी, जो हो गई वाघेला। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। वाघेला जो थे वो सोलंकी राजाओं के वफादार रईस थे। सोलंकी राजाओं ने उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें गांव दिया था, और उनके जो वंशज धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उस गांव के नाम पर उन्होंने अपनी सरनेम रख ली, वाघेला। यस, ओरिजिनली दे टू वर ऑफ द चालुक्य क्लेन, और मूल रूप से वे भी चालुक्य वंश के ही थे। वैसे वो उन्हें माना जाए तो चालुक्य वंश के भी मान सकते हैं अपन वाघेला को। रूलर लाइक वीरधवल, विसलदेव, अर्जुन देव, सारंग देव और वाघेला डायनेस्टी रूल्ड वेल इन गुजरात। वीरधवल, विशाल देव, अर्जुन देव, वाघेला वंश के सारंग देव जैसे शासकों ने गुजरात में अच्छा शासन किया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वीरधवल, गुजरात हैज एफिशिएंट एंड स्किल्ड मिनिस्टर लाइक वास्तुपाल एंड तेजपाल। वीरधवल के शासनकाल के दौरान गुजरात में वास्तुपाल और तेजपाल जैसे कुशल मंत्री भी थे। कि कौन कौन थे, वास्तुपाल और तेजपाल। बिकॉज ऑफ द proficiency of these ministers, Gujarat could face the battle against the Muslim. Delhi Sultanate was established in Gujarat at the time of Karndev Waghela, the last ruler of Waghela dynasty around 1304 AD. इन मंत्रियों की दक्षता के कारण, ये जो तेजपाल और ये वास्तुपाल थे, इनकी दक्षता के कारण गुजरात मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई का सामना कर सकता था। फिर देखिए गुजरात में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1304 के आसपास वाघेला वंश के अंतिम शासक कर्णदेव वाघेला के समय में हुई। अब गुजरात में दिल्ली सल्तनत कब आया था, गुजरात में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1304 ईस्वी में कर्णदेव वाघेला के समय में हुई थी। कर्णदेव वाघेला के समय में, ओके, याद रखना डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। फिर आगे चलते हैं इसी के साथ हम। बंगाल
अब हम पढ़ रहे हैं बंगाल वॉज रूल्ड बाई पाला डायनेस्टी इन द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी। बंगाल पर 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश का शासन था। दिस डायनेस्टी वॉज कॉल्ड पल्लव वंश ऑफ बंगाल सिंस द वर्ड पाला केम आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड हिज डिसेंडेंट्स। राजवंश के संस्थापक और उनके वंशजों के नाम पर पाल शब्द आने के बाद इस वंश को बंगाल का पाल वंश कहा गया। राजवंश के संस्थापक और उनके वंशजों के नाम पर पाल शब्द आने के बाद में इस वंश को बंगाल का पाल वंश कहा गया है। ध्यान रखना कि पाल वंश नाम कहाँ से आया था, यहाँ के शासकों के नाम से ही पाल शब्द लेकर के पाल वंश का नाम रखा गया। This dynasty was founded by the king named Gopal after the downfall of Pala dynasty. Sen dynasty was founded in 1095 AD. Vijay Sen was the first eminent king of this dynasty. His son Ballal Sen composed Dhansagar and Adbhut Sagar text. पाल वंश के पतन के बाद इस राजवंश की स्थापना गोपाल नामक एक राजा ने की थी। सैन राजवंश की स्थापना 1095 ईस्वी में हुई थी। विजय सेन इस राजवंश के पहले प्रख्यात राजा थे। सैन वंश के पहले प्रख्यात राजा का नाम विजय सेन। उसके पुत्र भल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की थी। अद्भुत सागर और दान सागर की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने, जो किसके पुत्र थे? विजय सेन के। विजय सेन कौन? जिन्होंने सैन वंश की स्थापना की थी 1095 में। अब हम पढ़ेंगे करणदेव वाघेला के बारे में। आफ्टर कॉन्क्यूरिंग गुजरात फ्रॉम करणदेव वाघेला, सुल्तान ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड नाजिम। दीज गवर्नर्स कैरिड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। इन 1407 AD, जाफर खान चेंज्ड हिज नेम टू मुजफ्फर शाह एंड बिकम द सुल्तान। अब देखिए, करणदेव वाघेला से गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली के सुल्तान ने नाजिम को नियुक्त किया। दिल्ली के सुल्तान ने किसे यहाँ पे नियुक्त किया? नाजिम को। इन राज्यपालों ने राज्य का प्रशासन चलाया। 1407 ईस्वी में जफर खान ने अपना नाम बदलकर मुजफ्फर शाह रख लिया और सुल्तान बन गया। क्या रख लिया उसने अपना नाम? मुजफ्फर शाह, और खुद सुल्तान बन गया। There were 14 sultan in this dynasty, including sultan like Ahmad Shah, Muhammad Begda, Bahadur Shah. The sultanate period came to end in the 16th century with the beginning of Mughal rule in Gujarat. इस राजवंश में 14 सुल्तान थे, जिसमें अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह जैसे सुल्तान शामिल थे। 16वीं शताब्दी में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत के साथ सल्तनत काल समाप्त हो गया। फिर देखिए, नो अबाउट दिस। वनराज चावड़ा एस्टैब्लिश अनिलवत पाटन एंड अहमद शाह एस्टैब्लिश अहमदाबाद। जो वनराज चावड़ा थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? अनिलवत पाटन की स्थापना की थी, जो भी पाटन के नाम से जाना जाता है। और अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू टाउन बाई दीज टू रूलर। अब ये जो राजा है, 2 शासक है, इन्होंने और किस किस शहर की स्थापना की थी उसकी एक लिस्ट बनाइए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। फिर अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। डियर स्टूडेंट, हम चाहे तो इसके 2 पार्ट्स बना सकते हैं, पर मैं एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि इसी चैप्टर के लिए आपको वापस दूसरा वीडियो फाइंड आउट नहीं करना पड़े। इसीलिए हम आगे इस चैप्टर को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इजी ट्रांसलेशन और चैप्टर्स की एक्सरसाइज मिलने वाली है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। The state located in the south of river Narmada are called southern state. नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों को दक्षिण राज्य कहा जाता है।
In the 18th century, many small and large dynasties became independent in South India as well as North India. 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी कई छोटे बड़े राजवंशों की स्थापना हुई. Let's obtain some information about the dynasties like Chalukya, Rashtrakuta, पल्लव, चोला, पांड्या एंड चेरा. अब हम इन जो वंशज हैं इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये देखिए, द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य, सबसे पहले चालुक्य वंश के जो राजा थे वह थे राजा जयसिंह. इन 540 AD वातापी वॉज मेड द कैपिटल एंड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय पुलकेशी फर्स्ट. चालुक्य दक्षिण भारत के साथ साथ चालुक्य वंश के जो पहले राजा है वो राजा जयसिंह थे. 540 ईस्वी में वातापी को राजधानी बनाया गया और पुलकेशी फर्स्ट द्वारा एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई. दिस डायनेस्टी इज नॉन एज चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी. इस डायनेस्टी को, इस वंश को चालुक्य वंश के नाम से वातापी में जाना गया. इन दिस डायनेस्टी देयर वर इम्पोर्टेंट रूलर. इस डायनेस्टी, इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन, पुलकेशी फर्स्ट, पुलकेशी सेकंड. व्हेन द पावर ऑफ वातापी चालुक्य वॉज वीकेंड, फिर जब वातापी और पावर ऑफ वातापी के चालुक्यों की शासन जब अंतिम समय पर आया, वन ऑफ देयर ब्रांचेस वॉज एस्टेब्लिश इन द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. जब वातापी चालुक्यों की शक्ति कमजोर हो गई तो उनकी एक शाखा कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थापित हो गई. दिस ब्रांच वॉज एस्टेब्लिश बाई विष्णुवर्धन. इस ब्रांच को किसने एस्टेब्लिश किया था? विष्णुवर्धन ने. एट दिस चालुक्य रूलर ऑफ ईस्ट मेड वेंगी देयर कैपिटल. दे वर नोन एज वेंगी चालुक्याज. पूर्व के इन चालुक्य शासकों ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया. वे वेंगी चालुक्य के रूप में जाने जाते हैं. जिन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया वो वेंगी चालुक्य के नाम से जाने गए. लाइक वातापी एंड वेंगी, कल्याणी ऑल्सो हैड अ ब्रांच ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. इसीलिए कहा जाता है जैसे वेंगी चालुक्य है वैसे वातापी, वेंगी और कल्याणी ये भी चालुक्य डायनेस्टी की ही ब्रांच है, चालुक्य वंश की ही शाखाएं हैं. These Chalukyas were known as चालुक्य ऑफ कल्याणी. इन चालुक्यों को कल्याणी के चालुक्य के रूप में भी जाना जाता है. द पावर ऑफ, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है इसका. द पावर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी रोज व्हेन द चालुक्य डायनेस्टी डिक्लाइन इन द साउथ. इंद्र फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी. गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. दक्षिण में चालुक्य वंश के पतन के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना शक्ति बढ़ गई. अब यहाँ पे चालुक्य जब अंत हुआ तब कौन सी शक्ति है? राष्ट्रकूट. इंद्र फर्स्ट को, इस वंश का पहला राजा, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट को सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है. ये देखिए पुलकेशी द्वितीय. अब हम पढ़ेंगे आगे. Two states of the Yadav dynasty existed around this time in Gujarat, देवगिरी, द्वार समुद्र. गुजरात में इस समय में आसपास यादव वंश के दो राज्य मौजूद थे. एक तो है देवगिरी और दूसरा है द्वार समुद्र. द होयसल डायनेस्टी रूल्ड इन द्वार समुद्र एंड देवगिरी वॉज रूल्ड बाय द यादव्स. द्वार समुद्र was the capital of Hoysals and देवगिरी was the capital of the यदुवंश. होयसल वंश ने द्वार समुद्र में शासन किया और देवगिरी पर यादवों का शासन था. द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी और देवगिरी वर्तमान दौलताबाद, देवगिरी जिसको अभी हाल में अपन दौलताबाद के नाम से जानते हैं, यादवों की राजधानी थी. यादवों की राजधानी कौन सी थी? दौलताबाद. और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कल्याणी चालुक्य एम्पायर इन द साउथ, न्यू किंगडम एमर्ज्ड देयर. दक्षिण में कल्याणी चालुक्य के साम्राज्य के पतन के बाद वहाँ नए राज्यों का उदय हुआ. दीज इंक्लूडेड काकत्य ऑफ वारंगल ऑल्सो.
इनमें वारंगल के काकतीय भी शामिल है। दे रूल्ड ओवर द लैंड बिटवीन कृष्ण एंड कावेरी रिवर। ये जो कृष्ण और कावेरी रिवर है इनके बीच की भूमि पर इन्होंने शासन किया था। वारंगल वॉज देयर कैपिटल, वहाँ की राजधानी वारंगल थी। वन मोर सच इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वॉज द पल्लव डायनेस्टी। यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो वंश था वो था पल्लव वंश। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बप्पा देव। ये जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा देव ने की थी। देयर कैपिटल वॉज एट कांचीपुरम। इसकी कैपिटल कौन सी थी? कांचीपुरम की। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मा द सेकेंड वर द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर थे कांचीपुरम, महेंद्रपुरम, नरसिंहवर्म फर्स्ट और नरसिंहवर्म सेकेंड। द रीजन वेयर तंजौर, तिरुचिपल्ली एंड पुडुकोट्टाई आर लोकेटेड। चोला मंडल रूल्ड देयर ड्यूरिंग द मिडवेल period. They ruled over this dynasty was founded बप्पा देव, कंचीपुरम, और ये इनके राजाओं के नाम थे। द रीजन वेयर तंजौर, यह वह क्षेत्र जहाँ तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई स्थित थे। मध्यकाल में चोल मंडल ने वहाँ शासन किया। मध्यकाल में चोल मंडल ने कहाँ पे शासन किया था? तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई में। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड दिस रीजन वेयर तंजौर, तिरुचिरापल्ली एंड पुदुकोट्टई आर लोकेटेड। चोला मंडल रूल्ड देयर ड्यूरिंग मिडवेल पीरियड। फिर देखिए, तंजौर वॉज देयर कैपिटल, और वहाँ की कैपिटल किसे, जब चोला मंडल का वहाँ शासन था तो वहाँ की कैपिटल किसे बनाया गया था? तंजौर को। राजाधिराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट वर द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला वंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो थे राजाराज फर्स्ट, राजाधिराज सेकेंड और राजेंद्र फर्स्ट। वन मोर सच एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी वॉज पांड्या। अब ये जो एंशियंट प्राचीन साउथ इंडिया दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण वंश था वो था पांड्या वंश। द पांड्या किंगडम वॉज स्मॉल। पांड्या किंगडम छोटा था बट इट वॉज अ लार्ज सेंटर ऑफ द ट्रेड, लेकिन ये व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था। एट दैट टाइम वन ऑफ द रीजन विच गॉट सेपरेट फ्रॉम तमिल वॉज रूल्ड बाई चेरा डायनेस्टी। ये उस समय एक क्षेत्र जो तमिल से अलग हो गया था उस पर चेरा वंश का शासन था। अनदर नेम ऑफ चेरा इज केरला। चेरा का दूसरा नाम है केरला और मलयालम। अयान वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का फर्स्ट जो रूलर थे वो थे अयान। एंड सैतुंगवन वॉज द बेस्ट चेरा रूलर, और जो सैतुंगवन है ये सबसे बेस्ट, सबसे महान चेरा रूलर थे, चेरा शासक थे। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। अब हम राजपूत काल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग राजपूत एरा वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड। एट दैट टाइम देयर वर चेंज्ड इन द रूलिंग डायनेस्टीज बट देयर वर नो चेंज इन दिस सिचुएशन इन द पॉलिटिकल डायनेस्टीज। इस काल के दौरान विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। उस समय शासक राजवंशों में परिवर्तन हुए थे, लेकिन राजनीतिक राजवंशों की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया। इन द राजपूत एरा पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडिटरी। जो वहाँ के राजपूत काल में राजा की स्थिति वंशानुगति थी। इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग कुड बिकम देयर रूल। किंग यूज्ड टू मेक एनी वन ऑफ हिज सन एज द युवराज ऑफ हिज सक्सेसर्स हु लेटर ऑन बिकेम द किंग। कोई जरूरी नहीं था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बने, जो उसके काबिल होता था उसी को राजा बनाया जाता था। देयर आर इंस्टेंट which show that people or courtier used to elect or select the king of their choice। वहाँ पे ऐसा था कि राजा को वहाँ के जो कर्टियर्स थे वो भी चूज कर सकते थे। लाइक किंग यशस्कर ऑफ कश्मीर वॉज चूजन बाय द कमिटी ऑफ ब्राह्मण। जो यशस्कर नाम का कश्मीर का राजा है उन्हें ब्राह्मणों की कमिटी ने चूज करके बनाया था। मिनिस्टर वर ऑफ टू टाइप
एट दैट टाइम। उस समय मिनिस्टर दो तरह के थे, एक तो अमात्य और दूसरे सेक्रेटरीज। अमात्य's जॉब वाज टू नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स एंड सेक्रेटरीज जॉब वाज टू फाइट एंड मेक पीस। जो अमात्य था उनका था काम, वहाँ के जो अमात्य थे, अमात्य का काम था कि अमात्य का काम था बातचीत करना और राजनीति करना था, और जो सेक्रेटरी से सचिव है उनका काम था लड़ाई और शांति बनाए रखना। द फाइनल डिसीजन ऑन एवरी पॉलिसी वॉज टेकन बाय द किंग। एट दैट टाइम द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द रेजिमी वर होल्डिंग पोजिशन लाइक महाप्रतिहार एंड दंडनायक और महाप्रतिहार। द हेड ऑफ द टाउन काउंसिल वॉज कॉल्ड द मेयर, नगरपति। उस समय शासक के नौकरशाह महाप्रतिहार और दंडनायक जैसे पदों पर थे। नगर परिषद की मुखिया और महापौर नगरपति कहा जाता था। Village institutions occupied a very important place during the Rajput age. These institutions had developed so well. The Gram Panchayat remained important even at the time of Mughals. Just like North Gram Panchayat occupied an important place in South also. Its head was called Mukhi or Sarpanch. Although Gram Panchayat used to give judgment in many matters, yet the king was supreme authority in judicial system of the state. इसमें बताया गया था कि गांव होते थे, गांवों में सरपंच ग्राम पंचायत बनाया जाता था, वो गांव वालों के लिए न्याय करते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो राजा का ही होता था। फिर है ट्रेड कॉमर्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड कॉमर्स के बारे में, व्यापार वाणिज्य। देयर वॉज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर्स इन द राजपूत एरा। वाणिज्य से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग था राजपूत काल में। दिस डिपार्टमेंट यूज टू मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स ओवर द फॉरेन ट्रेड, डिसाइड द वैल्यू ऑफ द किंग एंड परचेज एसेंशियल कमोडिटीज रिक्वायर इन द स्टेट। मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज द लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे जो मेन सोर्स था वो था टैक्स लेने का, जमीन से आने वाला कर। यह विभाग जो वाणिज्य विभाग था, यह विदेश व्यापार पर कर वसूली की व्यवस्था करता था, वस्तुओं का मूल्य तय करता था, राज्य में आवश्यक वस्तुओं की खरीद करता था। कर संग्रह का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व, जमीन के ऊपर जो कर लगाया था वो, जो उत्पादन का छठा हिस्सा होता था, विच वॉज द 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो ये लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू का टैक्स जो है वो था 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वॉज नॉन एज भाग। राजपूत काल में जिस टैक्स को भाग के नाम से जाना जाता था, इट इज लेविड ऑन लैंड इवन टुडे ऑल्सो। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट, चेक पोस्ट एंड इरीगेशन, स्तंभ तीर्थ एंड ब्रिकुच पोर्ट ऑफ गुजरात वर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। गुजरात के स्तंभ तीर्थ और भृगुकच्छ बंदरगाह उस समय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। फॉरेन अटैक ऑफ इंडिया। अब हम फॉरेन अटैक के बारे में पढ़ेंगे इंडिया में। मुस्लिम इन्वेंटर इन्वेंटेड इंडिया बिटवीन द 8th एंड द 12th सेंचुरी। इन 8th सेंचुरी मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी भाग पे अटैक किया था। टू एक्सटेंड बाउंड्रीज ऑफ द अरब, जिन्होंने अरब राज्य की बाउंड्री को भारत में बढ़ाया। द आर्मी ऑफ सबुक्तिन ऑल्सो इन्वेंटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पार्ट, बट दीज इन्वेंशंस डिड नॉट हेल्प द इन्वेंटर्स टू एस्टैब्लिश देयर पावर इन इंडिया। आफ्टर दैट सीइंग अबडेंट वेल्थ, सुल्तान मोहम्मद गजनी इन्वेंटेड इंडिया सेवरल टाइम बिटवीन 1000 AD and 1026 AD, seeing abundant wealth there. जो ये सबुक्तिन की सेना ने उत्तर पश्चिम भाग में से आक्रमण किया, लेकिन इन आक्रमणों से आक्रमणकारियों को भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में मदद नहीं मिली। उसके बाद प्रचुर धन संपत्ति लेकर सुल्तान मोहम्मद गजनी जो है वो, इसमें जो सुल्तान मोहम्मद गजनी की बात की गई है, वो यहाँ से बहुत सारी धन संपत्ति लेकर के चला गया था।
1000 ईस्वी में और 1026 ईस्वी में कई बार भारत पर आक्रमण किया और बहुत नुकसान किया उसने। द मेन रीज़न ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेंशंस वॉज इंडिया अबुंडेंट वेल्थ। उनका यहाँ पे मोहम्मद गजनी का यहाँ पे आक्रमण करने का मेन क्या कारण था? यहाँ की धन संपत्ति को ले जाना। ही केप्ट ऑन इन्वेडिंग इंडिया again and each time he invaded with more power. The Indian could not unite to form a powerful army. As a result, in 1026 he invaded Somnath and looted a lot of wealth. अब देखो ये जो मोहम्मद गजनी है इसने भारत पे बार बार आक्रमण किया, इसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया और मोहम्मद गजनी के आक्रमण का मुख्य कारण था भारत की अपार संपदा। वो बार बार भारत के ऊपर आक्रमण करता था और यहाँ से जो लूटपाट करके ले जाता था। एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए भारत में जो था राजाओं के पास में राजा जो थे भारत के वो एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ की सेना भी क्या हुई, शक्तिशाली नहीं बन पाई। इसी के कारण 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया और सोमनाथ को बहुत बुरी तरीके से लूटा गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी। मोहम्मद गजनी ने बहुत बुरा किया था उस समय भारत के साथ में, पर भारत की में भी एक कमजोरी थी कि यहाँ के राजाओं में उस समय एकता नहीं थी। इंडिया वॉज इन्वेंटेड अगेन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर मोहम्मद गजनी अटैक्ड अबाउट 150 years after the former inventions. After the death of Muhammad Ghazni, there were battles among them. The power in Ghazni, but our rulers could not take advantage of this weakness as the power was not stable. भारत पर फिर से उसी दिशा में आक्रमण किया गया जहां से मोहम्मद गजनी ने पूर्व आक्रमणों के लगभग 150 वर्ष बाद आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बाद गजनी में सत्ता के लिए उनके बीच लड़ाई हुई, लेकिन हमारे जो शासक थे, जो हमारे राजपूत शासक थे, वो इस समय इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि इनके पास में शक्ति की कमी थी। Consequently, Shahabuddin Gauri invaded India in the late 12th century. Initially, he had to suffer some defeats, but finally he defeated Prithviraj Chauhan in the second battle and Tarai battlefield and established his power Delhi. देखिए मोहम्मद जो गौरी है, ये शहाबुद्दीन गौरी, इसने क्या किया, बार बार भारत पे आक्रमण किया, लेकिन लास्ट में पृथ्वीराज चौहान आखिर में हार ही गया और वहाँ पे दिल्ली की स्थापना हुई। इसी के साथ राजपूत का शासन का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। राजपूत शासन तो थे ही, लेकिन वो अपनी एकजुटता की कमी के कारण कभी भी पूरे भारत पर शासन नहीं कर पाए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी इसका ट्रांसलेशन आप करके समझाइएगा। उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज इजी से मिल सके। इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।